भारत का जो कल्चर है वो संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। यानी कि संस्कृत एक एंशियंट लैंग्वेज जिसके बारे में मैंने आपको पिछले अपने एक छोटे से शॉर्ट में बताया था। संस्कृत जो लैंग्वेज है वो बहुत ही एंशियंट लैंग्वेज है, बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। ऋषि ऋषि मुनियों के समय से ये चलती आ रही है। तो जो भी हम संस्कृत में चीज़ें करते थे, लाइक बात करते थे या कुछ भी तो लिखते थे, तो वो बेसिकली दो तरीके से चीज़ें होती थी। वो ओरली यानी कि मौखिक तौर पे होती थी या फिर लिखित तौर पे होती थी। हमारे भारत का जो कल्चर रहा है वो बहुत हद तक मौखिक यानी कि मुँह से यानी कि ओरली बोले जाने वाली चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा रहा है। इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने देखे जाते हैं और आज भी लाइव एग्ज़ाम्पल्स हैं इनके। लेकिन वेस्टर्न कल्चर जो है इसको बिल्कुल ही साइडलाइन करता है। वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर कोई चीज़ रिटन है तो ही वो चीज़ प्रूव्ड है। बट कोई चीज़ ओरली बताई जा रही है उस चीज़ को वो उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि संस्कृत में, जैसे कि हम लोग बचपन से ये सीखते आए हैं कि बहुत सारी स्टोरीज़ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बताते आए हैं। बहुत सारे रिचुअल्स हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे जनरेशंस के थ्रू चीज़ें फॉलो होती आती हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, वो कहीं लिखी हुई नहीं है, वो ओरली है, राइट। तो ओरली हम कोई चीज़ को हम बताते आते हैं और वो चीज़ पास ऑन होती जाती है जनरेशंस में। लेकिन इस चीज़ को वेस्टर्न बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो ये जो इसके एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ कि ओरल कोई चीज़ है और उसकी अगर रिटन चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। तो ओरल में अगर हम एग्ज़ाम्पल दें तो आप इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जो एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक है या क्लासिकल म्यूज़िक है, वो हमारे कैसे हैं, वो कहीं रिटन नहीं है, वो ओरली हमें सिखाई जाती हैं। हमारे टीचर हमें सारेगामा जो भी हमारे हैं, सरगम हैं, उनसे बने हुए राग जितने भी हैं, वो सारे हमें ओरली सिखाए जाते हैं। ओवर द जनरेशंस, ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम ये राग और ज़्यादा डेवलप होती गई। जितना ज़्यादा कॉम्पोजिशंस बढ़ते जाते हैं, राग्स उतने ही डेवलप होते गए और हमें आज की डेट में इतने सारे हमारे सामने राग्स अवेलेबल हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई वो एक पहले से रिटन चीज़ें नहीं थी कि आपके पास ये 4-5 राग हैं, इस पे ही आपके पूरे सॉन्ग्स बेस्ड होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम इन रागों पे और ज़्यादा शोध होता गया और ज़्यादा कॉम्पोजिशंस बढ़ती गईं और उनको हमने एक्सेप्ट भी किया है और उन पे बेस्ड उनको और ज़्यादा इंक्लूड भी किया है हमारे अपने कल्चर में। तो ये जो चीज़ें हैं ये ओरली चलती आई हैं। और अगर हम बात करें रिटन की, तो यस, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें रिटन में भी लिखी गई हैं। हर एक हमारे ग्रंथ जो हमें सुनाए जाते हैं, सुनने में हमें आते हैं, वो सारे के सारे कहीं न कहीं काव्य में या किसी न किसी बुक के फॉर्म में लिखी गई हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से, जबकि अगर हम बात करें तो वेस्टर्न जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो पर्टिकुलर उनके रिटन कोर्स हैं, उनको ही वो फॉलो करते हैं और उसके बेस पे ही वो अपने सॉन्ग्स बनाते हैं, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो अमेरिकन हो, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो हमारे ऋग्वेद में है, ठीक है। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि जो भी हमारे वाक्य है यानी कि स्पीच है, वो हमारी बेसिकली 2 कैटेगरीज़ में है, यानी कि 2 कैटेगरीज़ में फॉल करती हैं। पहला देववाणी और दूसरा लोकवाणी। देववाणी मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो देवता बोलते हैं और लोकवाणी एक ऐसी लैंग्वेज जो कि लोकल पीपल यानी कि अपने जो हम कॉमन पीपल हैं वो यूज़ करते हैं। तो संस्कृत बेसिकली इनको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए हैं। तो इससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो हमारी जो इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लाइक तमिल, बंगाली, कन्नड़, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, वो मोस्टली संस्कृत से ही डिराइव्ड है। संस्कृत ही उनका बेस माना जाता है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि कश्मीर के शैविज़्म जो है उसमें इनके जो स्पीच को एक्चुअली 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहला वैखारी,
वैखारी का मतलब है कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो ये एक वैखारी हुआ, राइट, स्पीच लेवल हुआ जिसमें कि हम एक दूसरे से अपने ग्रॉस लेवल पे बात कर रहे हैं। दूसरा मध्यमा, मध्यमा का मतलब है कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, राइट, मतलब आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। तीसरा पश्यंती, पश्यंती मतलब एक अनकॉन्शियस स्पीच, यानी कि आप एक मेडिटेटिव स्टेट में हैं और उसके बाद आप जो बात कर रहे हैं अपने आप से या परमात्मा से, वो चीज़ हो गई पश्यंती। इसमें जो चौथा आता है वो है पारा। पारा मतलब एक अलग ही लेवल है जिसमें कि आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं डिवाइन यानी कि कॉस्मिक कॉस्मिक स्पिरिट से, जिसमें कि आपके बीच में, आप दोनों के बीच में एक वाइब्रेशंस होती हैं और उस वो किस वजह से होती हैं, वो एक्सट्रीमली डीप मेडिटेशन की वजह से होती हैं। तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं स्पीच को, मतलब कि जो हम बात करते हैं वो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। कन्वेंशनल जो वेस्टर्न फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली एक चीज़ और है जो डिफ़ाइन की जाती हैं कि जो हमारा ह्यूमन स्टेट है वो 2 कैटेगरीज में वो डिवाइड करते हैं, एक चाइल्ड और दूसरा एडल्ट। चाइल्ड यानी कि प्री रैशनल, एडल्ट मतलब रैशनल। जबकि हम हमारे भारतीय जो सभ्यता है उसमें हमारे जो धर्म है उसको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, चाइल्ड, एडल्ट और ऋषि। चाइल्ड प्री रैशनल, एडल्ट रैशनल और ऋषि जो हुए वो सुपर रैशनल, यानी कि उनका लेवल अलग जाता है। तो जितने भी महर्षि हुए, ऋषि मुनि हुए, वो सारे सुपर रैशनल कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इससे इस चीज़ को भी वेस्टर्न कल्चर बहुत हद तक इसको एक्सेप्ट करने में डिक्लाइन करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर से अलग जाती है और वो हमारे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओरल ट्रेडिशन को वो बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि ओरल ट्रेडिशन से कैसे कोई रैशनल स्टेट पे पहुंच सकता है। लेकिन येस, भारत में हमारे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं आपको बहुत पहले यानी कि 18th सेंचुरी की बात करूं तो हमारे रामकृष्ण परमहंस जो हमारे गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, बट ही हैज़ रीच टू दैट स्टेट। वो मेडिटेशन के थ्रू उस स्टेट पे, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के थ्रू उस स्टेट पे पहुँचे थे जिस स्टेट के लिए लोग इतना ज़्यादा एफर्ट करते हैं। वो बिल्कुल भी उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई एज सच फॉर्मल एजुकेशन के तौर पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अगर हम दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं तो आज की डेट में अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो आपको प्रेमानंद जी महाराज का बहुत आपको सुनने में मिलेगा। वो भी उन्होंने भी सिर्फ 9th क्लास तक की ही फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की है, लेकिन उनकी जो नॉलेज है वो ओरल है, उनको भी सब कुछ कंठस्थ है। ऑलमोस्ट एवरी स्क्रिप्चर्स ऑफ हमारे हिंदू जितने भी बुक्स हैं उसको उनको कंठस्थ है। उनसे आप बात करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि उनका जो लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल, मेडिटेटिव लेवल, उनके एक्सपीरियंसेस जो वो शेयर करते हैं वो उनके नॉलेज से ही आती है। तो इसलिए ये हमारे भारतीय कल्चर में इस चीज़ को नहीं बताया गया है कि आपको चीज़ों को, रिटन चीज़ों को ही पढ़ना है और फिर आप कोई चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इनके एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। एक हमारे ब्लाइंड स्पिरिचुअल गुरु हैं, जगत गुरु हैं, भद्राचार्य जी महाराज। वो ब्लाइंड है बट ही इज़ टोटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि उनको जितनी नॉलेज है चीज़ों को लेकर के, रामचरितमानस और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, सबको वो बिल्कुल बिल्कुल उनको कंठस्थ है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे ये सुपर रैशनल जो स्टेट है उसमें ये लोग फॉल करते हैं, तो ही ये सब लोग इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो मौखिक तौर पे जो चीज़ें बताई जाती हैं वो क्रिएटिव लैबोरेटरी की तरह काम करती हैं। यानी कि हम बात करते हैं और
और ज़्यादा जितना ज़्यादा हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्रिएटिविटी उतनी ही ज़्यादा निकल के आती है, इनोवेशंस उतने ही निकल के आते हैं। और जैसे-जैसे इनोवेशंस निकल के आते हैं, पॉजिटिव इनोवेशंस, अच्छे इनोवेशंस निकल के आते हैं, तो हमारी चीज़ों में चेंजेस भी आते हैं। और इन एक्सपेरिमेंटेशंस की वज़ह से ही हम लाइफ़ में अपने लाइक ये जो स्टेट्स हैं, इनको अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए हम अगर ये कोई हमें ये कहे कि आपका जो ये जो ट्रेडिशन है ये ओरल ज़्यादा है, रिटन कम है, तो इसका मतलब आप इसको डिफेंड इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में ओरल तो है ही है, साथ में रिटन भी है, और हम ओरल को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं बिकॉज़ उससे हमारे इनोवेशंस निकल के आते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि वेस्टर्न जो फ्रेमवर्क है उसमें हमारा जो भारतीय जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, या उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के जितने भी तरीके हैं, वो चीज़ कभी फॉल आउट नहीं कर सकती है। वो बहुत तरीके से फाइंड आउट करते हैं वेस्टर्नर्स हमारी चीज़ों को नीचा दिखाने के लिए, बट आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो स्क्रिप्चर है, हमारी जो चीज़ें हैं, वो बहुत ही डिफरेंट हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।